जय हिंद दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम है। आपके साथ ये जो वीडियोस हैं वो सेल चैप्टर के जो चैप्टर की आपके साथ सीरीज़ स्टार्ट किया था वो सीरीज़ अब आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सेल होता है सबसे पहले सेल वॉल होता है, उसमें फिर सेल मेम्ब्रेन था, फिर न्यूक्लियस तक हमने न्यूक्लियस तक देख लिया था। फिर न्यूक्लियस में हमने देखा था कि डीएनए था, वह आरएनए है। उसकी अब कहानी हमको यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हमने देखा जो न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिक एसिड था उसमें दो पार्ट थे, एक था डीएनए और दूसरा पार्ट था आरएनए। अब यहीं से हमको अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे डीएनए को पूरा नाम क्या है, आरएनए का जो फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है। तो जो डीएनए के पूरा नाम की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यदि डीएनए की बात करें तो उसके फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करें तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसकी खोज किसने किया, उसके खोजकर्ता कौन है, तो अगली हेडिंग आप डालोगे खोज की बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी वॉटसन तथा क्रिक जी ने की थी, वॉटसन एंड क्रिक। और राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए की खोज की बात करें तो फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज वॉटसन तथा क्रिक, आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर। आप इसे वॉटसन एंड क्रिकेट, यानी वॉटसन क्या है, क्रिकेट का खिलाड़ी था, तो आप वहीं से आप इसे याद रख सकते हो, वॉटसन एंड क्रिक। अब इसकी संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना दिखती कैसी है वास्तव में, तो आप अगली हेडिंग डालोगे संरचना। इसकी जो संरचना होती है डीएनए की, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वास्तव में दिखता कैसा है, इसे कहते हैं द्विकुंडली संरचना। द्विकुंडली संरचना की बात करें तो ये संरचना ऐसे होती है, इसमें एक कुंडली और द्विकुंडली आपस में ट्विस्ट होके जो संरचना बनाती है उसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और आरएनए की जो संरचना की बात करें तो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर वास्तव में दिखता कैसा है, तो सिंगल जो इस हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह संरचना होती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में द्विकुंडली होती हैं, दो धागे नुमा संरचना होती है, आपस में ट्विस्ट होती है। और आरएनए में होता है जो सिंगल स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो आगे की डिटेल्स विधिवत रूप से आगे आप पढ़ोगे, डीएनए और आरएनए को मैं लास्ट में समझाऊंगा। वास्तव में डीएनए और आरएनए होता क्या, इसकी कार्य है। आपको यहाँ पे केवल इसके खोजकर्ता और संरचना की बात करें। परीक्षा में आपको डायरेक्ट या तो डीएनए का फुल फॉर्म पूछ ले, या तो आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लेता है, या तो खोजकर्ता की पूछ लेता है। आपसे पूछ लेगा डीएनए की खोज किसने की, तो आप डीएनए की खोज बताओगे वॉटसन तथा क्रिक ने की, वॉटसन तथा क्रिक ने की। आरएनए की खोज की बात करें तो फ्रेडरिक मिशर जी ने आरएनए की खोज की थी। उसकी संरचना पूछ ली जाती है, आपको डीएनए की संरचना होती कैसी है, तो आप बताओगे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वो आरएनए की संरचना आपसे जब पूछ ली जाए तो आप बताओगे सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब हमको पढ़ाना है जो डीएनए के बाद अगली टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। आप हेडिंग डालोगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं।
गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र होता क्या है, आइए अब देखते हैं। जो गुणसूत्र होता है इसकी खोज की बात करें, गुणसूत्र की खोज की बात करें तो आप इसके खोजकर्ता बताओगे कौन है, बेंडन। बेंडन जी ने गुणसूत्र की खोज की। डीएनए जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए के ऊपर लगा हुआ होता है। तो आप यहाँ डालोगे नंबर 1, जो क्रोमोसोम होता है यानी गुणसूत्र जो होता है डीएनए के ऊपर लगा हुआ होता है, डीएनए के ऊपर लगा हुआ होता है। ये सपोज करो हमारी ये डीएनए थी, तो यहीं पे जगह जगह पे क्या होते हैं, गुणसूत्र लगे होते हैं। ठीक, तो आप बताओगे जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र है वो डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं। अब अगली हेडिंग, ये गुणसूत्र सदैव पेयर के फॉर्म में होते हैं। गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। तो अगला बिंदु डाल के लिखोगे गुणसूत्र, गुणसूत्र जोड़े के रूप में होते हैं। इसका कहने का मतलब है जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे 2 गुणसूत्र होंगे तो वो क्या, 2 गुणसूत्र मिलके एक पेयर बनाते हैं। ठीक, यानी जब 2 गुणसूत्र मिलेंगे तो एक जोड़ी गुणसूत्र कहलाएंगे और सदैव ये जोड़ी के रूप में होते हैं। ठीक, अब अगली हेडिंग, जो गुणसूत्र होता है वो धागे नुमा संरचना होती है। जो गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो कैसी होती है, धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, संरचना की बात करें तो इसकी जो गुणसूत्र की संरचना है वो कैसी है, धागे नुमा। धागे नुमा संरचना। ठीक, हमने देखा कि जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के ऊपर लगे होते हैं, जो और गुणसूत्र कैसे होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। और संरचना इसकी कैसी होती है, तो आप बताओगे जो इसकी संरचना होती है धागे नुमा संरचना होती है। अब इसको गुणसूत्र को देखते कब हैं, गुणसूत्र को हम लोग देखते कब हैं, तो अगले हेडिंग डालोगे जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय हमें दिखाई देता है। जब सेल डिवीजन होता है यानी कोशिका का विभाजन होता है तो उस समय हमें गुणसूत्र देखने को मिलता है। तो गुणसूत्र कोशिका विभाजन, विभाजन के समय दिखाई देता है, के समय दिखाई देता है। तो हमने क्रोमोसोम में 4 पॉइंट देखा। सबसे पहले देखा कि जो क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है, खोज की बात करें तो बेंडन जी ने खोज की। अब उसके बाद हमने देखा जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं डीएनए के ऊपर लगे होते हैं। तो ये फिगर में आपको मैंने बताया कि डीएनए की संरचना बताई, उसके बाद ऊपर दिखाया कि गुणसूत्र इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक, जगह जगह पे गुणसूत्र सब लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमने देखा जो गुणसूत्र सदैव कैसे होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं, यानी 2 जब गुणसूत्र मिल जाते हैं तो एक जोड़ी बना लेते हैं गुणसूत्र। ठीक, और संरचना की बात करें तो इनकी जो संरचना थी धागे नुमा संरचना होती है। उसके बाद गुणसूत्र कब हमें दिखाई देता है, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। ठीक, अब हम देखेंगे जो गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्र यानी ह्यूमंस में कितनी गुणसूत्र होती है। और ठीक, और उसके पहले गुणसूत्र जानने से पहले ह्यूमन में अब जान लेंगे गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। आइए अब देखते हैं गुणसूत्र के प्रकार। अब आता है गुणसूत्र के प्रकार। तो गुणसूत्र के प्रकार,
गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र वास्तव में दो प्रकार की होती है। पहला आप डालोगे ऑटोसोम, ऑटोसोम, दूसरा डालोगे ऑलोसोम। पहला होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है ऑलोसोम। जो ऑटोसोम होता है वो किसी जीव में क्या होता है, ऑलोसोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है सदैव समान होती है, सदैव समान होती है। यानी आप कह सकते हो मेल और फीमेल में इसकी संख्या कितनी होती, मेल और फीमेल में इसकी जो संख्या होती है वो बराबर होती है। और मेल में कितनी इसकी संख्या होती है ऑटोसोम की, तो मेल और फीमेल में बताओगे ये 22 पेयर, 22 पेयर, अर्थात कह सकते हो 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है। ऑलोसोम में, ऑलोसोम को सेक्स डिटरमाइंड क्या कहते हैं, सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। तो आप लिखोगे सेक्स डिटरमाइंड, सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम। कभी कभी आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम अर्थात लिंग निर्धारण गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो आप बताओगे ऑलोसोम को। ठीक, उसके बाद ये मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं और इनकी संख्या की बात करें तो ये सदैव एक जोड़ी होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है। तो मेल और फीमेल में कैसा होता है, इनकी जो संख्या होती है वो एक जोड़ी होती है। संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। अब मेल में बात करें तो वो कौन है, ऑलोसोम क्रोमोसोम, और फीमेल में वो कौन सा है, मेल की बात करें तो XY और फीमेल की बात करें तो वो XX। ठीक, हमने देखा ऑलोसोम को सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम यानी लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं, और इसकी संख्या की बात की तो एक जोड़ी है। मेल में इसकी बात करें तो X और Y, और फीमेल में बात करें तो X और X। ठीक, तो हमने देख लिया जो ऑटोसोम और एलोसोम। अब हम लोग देखेंगे कि मानव में कितनी होती है, मटर में कितनी होती है गुणसूत्र की संख्या, आलू में कितनी होती है, चिंपैंजी में कितनी होती है। आइए अब देखते हैं। हमने देख लिया था कि जो क्रोमोसोम था वो दो प्रकार का होता है, ऑटोसोम व एलोसोम। फिर उसके बाद हमने बताया था कि आपको देखनी होता है कि मनुष्य में कितनी होती है। तो आप बताओगे, यदि अक्सर आपसे पेपर में देखने को मिलता है मनुष्य में कितनी होती है गुणसूत्र की संख्या, तो आप बताओगे 23 पेयर अर्थात 23 जोड़े। चिंपैंजी की बात करें तो वो 24 जोड़े, मटर की बात करें तो 7 पेयर, गेहूं की बात करें तो 21 पेयर, मच्छर की बात करें तो 6 जोड़ी, बिल्ली की बात करें तो 19 जोड़ी, और आलू और तंबाकू की बात करें तो 18 जोड़ी। ठीक, फिर से देखते हैं, मनुष्य में बात करें तो 23 जोड़ी, चिंपैंजी में बात करें तो 24 जोड़ी। ये आपस में देखते हैं इनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो एक दूसरे से काफ़ी मिलती है। तो एक गुणसूत्रों की संख्या है एक ही ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों में काफ़ी समानता को देखने को मिलती है। मटर की बात करें तो 7 जोड़ी, गेहूं की बात करें तो 21 जोड़ी, मच्छर की बात करें तो 6 जोड़ी, बिल्ली में बात करें तो 19 जोड़ी, आलू अथवा तंबाकू की बात करें 18 जोड़ी। ठीक, तो हमने आपको ये जो जोड़ियां हैं आपको याद रखना होगा कि गेहूं में कितना है, मच्छर में कितना है। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। जो अब हमें आगे पढ़ना है क्रोमोसोम के बाद वो पढ़ना है जीन। यहीं से हम लोग की जेनेटिक्स की स्टार्ट होती है, यानी अर्थात अनुवांशिकी की स्टार्टिंग होती है। तो आइए अब पढ़ते हैं जीन। आइए अब देखते हैं जीन। तो इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले जीन की खोज की बात करें तो इसकी खोज जॉनसन जी ने की थी। इसकी खोज जॉनसन। जीन की खोज की बात करें तो जॉनसन जी ने की थी। ये जो जीन होता है, जैसे क्रोमोसोम क्या हुआ था, डीएनए पे लगा हुआ था, तो आप बताओगे पहला नंबर डाल के जीन होता है किस पे, क्रोमोसोम
प्लस डीएनए के ऊपर लगा हुआ होता है, के ऊपर लगा हुआ होता है। जैसे हमने यहाँ आपको फिगर बना के बताया था, जो क्रोमोसोम थे क्या डीएनए के ऊपर लगे हुए हैं, तो इसी तरह जो क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप बनाओगे, क्या बनाओगे, जीन। ठीक, सपोज करो ये जीन है, ये जीन है, ये जो जीन है आप बता सकते हो कि डीएनए व क्रोमोसोम के ऊपर लगा हुआ होता है। जो जीन होता है डीएनए व क्रोमोसोम के ऊपर लगा हुआ होता है। ये जीन होता क्या है? जो जीन होती है, जो अनुवांशिकी होती है, यानी जेनेटिक्स की नींव है। यहीं से हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक्स एक अलग चैप्टर है, वो आपके साथ जो जेनेटिक्स चैप्टर होगा वो बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। आपको यहाँ पे देखना है केवल जीन। जीन करता क्या है? जैसे कि कोई लड़का जैसे काला है तो उसके मम्मी या पापा में कोई काला रहा होगा, यानी जो लक्षण होते हैं, अनुवांशिक लक्षण, जो उनके पैतृक लक्षण आप कह सकते हो। जैसे कोई पिता है, वो बहुत क्या होता है, नाटा होता है, तो उसका लड़का भी क्या होता है, नाटा यानी छोटा होता है। ऐसे अर्थात कह सकते हो, कोई किसी का मम्मी बहुत लंबी है तो हो सकता है बेटा बहुत लंबा हो। तो जो हमें पैतृक लक्षण जो आती है वो किससे आती है? तो आप कह सकते हो क्रोमोसोम से आती है। ठीक, जैसे पैतृक लक्षण में जैसे आपको बताया ना कि हो सकता है उसकी रंग, उसकी हाइट या तो उसकी और क्वालिटीज़ जो उनके माता पिता में हो वो उसके बच्चे में आती है। तो किसके थ्रू आती है? वो जीन के थ्रू आती है। इसीलिए जो जीन को जेनेटिक्स का नींव कहा जाता है। ठीक, तो जेनेटिक्स को आप जो जीन को जेनेटिक्स का नींव कह सकते हैं। ठीक, इसकी काम की बात करें तो काम की बात करें तो जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं यानी अनुवांशिक लक्षण हैं, टू ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर्स जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक, तो हमने देखा जो जीन है इसकी खोज की बात करें तो जॉनसन, जो जीन होता है क्रोमोसोम व डीएनए के ऊपर लगा हुआ होता है। और इसका काम की बात करें टू ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर्स यानी अनुवांशिक लक्षणों का क्या करना, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य ही क्या करता है? जीन करता है। ठीक, जीन के बाद जो अगली टॉपिक आती है वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आती है? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ बनाई है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी जो बाहरी सतह होती है, ये जो बाहरी की सतह है इसे आप क्रिस्टिया या बलकुट कहते हैं। क्रिस्टिया या बलकुट कहते हैं। उसके अंदर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, इस झिल्ली को मैट्रिक या अंतरस्थ कहते हैं। ठीक, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? तो आप बताओगे श्वसन की प्रक्रिया यहीं पे होती है। श्वसन प्रक्रिया। ठीक, बाहरी वाले भाग को क्रिस्टिया और अंदर वाले भाग को झिल्ली को मैट्रिक्स, हिंदी में बलकुट, अंतरस्थ। ठीक, अब आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें। खोज की बात करें तो ऑल्टमैन इन्होंने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और नामकरण की बात करें तो नामकरण बेंडा जी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो ऑल्टमैन, नामकरण की बात करें तो बेंडा। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ
हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं। जो श्वसन प्रक्रिया होती है, क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया में? यदि आपसे पूछ ले जो श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन प्रक्रिया आप लिखोगे, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया। जो श्वसन प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज C6H12O6 C6H12O6 प्लस O2, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन करना। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP, यहाँ से एनर्जी, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन प्रक्रिया कहलाता है। तो आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करोगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस 8, जो एनर्जी बनेगी ATP के फॉर्म में। इसमें बनेगी ATP के रूप में। ठीक, उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, क्या होता है? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। तो आप अगली हेडिंग डालोगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो न्यूक्लियस, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया। हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन, नामकरण बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं, और श्वसन, इसी में श्वसन प्रक्रिया होती है। श्वसन प्रक्रिया का जो रासायनिक सूत्र होता है आप दिखाओगे, ग्लूकोज अर्थात C6H12O6, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा करे ATP के फॉर्म में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल के रूप में भी जाना जाता है। ये जो होता है, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट अर्थात सेल का जो द्वितीय करे जो लार्जेस्ट भाग आप कहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस ठीक स्टार्ट में हमने देखा, क्या देखा? पहले न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड देखा। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, DNA व RNA। उसके बाद DNA व RNA के बाद हमने देखा, क्या देखा था? क्रोमोजोम के बाद फिर हमने देखा था जीन के बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसमें यदि आपको बीच में कहीं प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो इसके बाद की आपकी अगली सीरीज़ होगी वो 1 या 2 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके MCQs आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में आपको देखने को मिल जाएगा, या तो इसका जो टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे MCQs, PDF, जो इम्पोर्टेंट PDF है आपको देखने को मिलेगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास भी पहुँचाएँ, जिससे उन्हें भी अवसर मिले देखने को, जानने को। इतनी आसान भाषाओं में बायोलॉजी को सीखा जा सकता है। ठीक, धन्यवाद।